देखो ये जो दोनों बल्ब जब सीरीज में लगा दिए, करंट निकालना पड़ेगा। 220 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये ऊपर जो निकाला था हमने 100 वाट एंड अदर वन, वो ऐड हो जाएंगे, उससे करंट आ जाएगा, कुछ वैल्यू करंट की आ जाएगी समथिंग, वो यहाँ पुट कर देंगे तो ये 14.07 वाट आ जाएगा 100 वाट वाला। 60 वाट वाला 23.4, दोनों मिला के 37.43 आ जाएगा। दोनों का एक साथ नहीं निकलना था, जैसा कि तेजस ने सवाल करके भेजा, दोनों का एक साथ निकाल दिया। एक साथ नहीं निकलना था, अलग अलग निकालना था। एक साथ निकालना है तो फिर हमें डायरेक्ट निकाल सकते हैं V²/R1+R2, V डैश स्क्वायर, नहीं, हाँ V² ओनली, सेम वोल्टेज लगा तो R1+R2 से दोनों मिला के एक साथ आ जाएगा। बट अलग अलग निकालना है तो करंट निकालना पड़ेगा पहले। क्लियर? वाई आर दे नॉट ज्वाइनिंग? आज का टाइमिंग का कुछ डाउट था क्या? सैटरडे को जल्दी होता ना अपना क्लास तो। ओके, ये वाला तो ये आर तो सेम रहता है, P1/P2 इज V1² / V2²। P1 इज 100, P2 निकालना है, V1 220 है, V2 110 है, तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। P2 विल बी 100/4, 25। वैसे भी हमें ये पता है अगर आधा हुआ तो पावर 1/4 हो जाएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम इसको, वोल्टेज अगर हाफ हुआ तो पावर 1/4 हो जाएगा, वोल्टेज डबल हुआ तो पावर 4 टाइम्स हो जाएगा। ऑलराइट, ये वाला ये हो गया था यहीं पर, क्या होने का है? सर होमवर्क था। होमवर्क तक कितना आया इसका? सर 400 वॉट्स आया। ओके, तो यहाँ पे हमने देखो पहले रेजिस्टेंस निकाल लिया, फिर रेजिस्टेंस के दो पार्ट कर दिए, 400 वाट आ गया, R=V²/P से, ठीक है। फिर हमने उसके दो पार्ट कर दिए 200, उन दोनों को पैरेलल में लगा दिया तो उसका पैरेलल का 100 आ जाएगा, है ना। 200 को पैरेलल में लगाओ तो 100 आधा हो जाता है उसका पैरेलल में, पैरेलल वाले फार्मूले से। उसके बाद न्यू पावर निकाल लिया है ना, कैलकुलेट एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड, मतलब न्यू पावर डैश इज इक्वल टू V²/RP। तो V² तो उतना ही है, रेजिस्टेंस 100 हो गया, पहले 400 था, तो ये कितना आ जाएगा? पावर 4 टाइम्स हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस 1/4 हो गया, पावर 4 टाइम्स। गॉट इट? क्लियर? देखो ये जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, इसका आंसर ये है। देखो करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पर, वो जो करंट आएगा यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 100 वाट वाला 14 वाट प्रोड्यूस करेगा, 60 वाट वाला 23। अभी देखो यहाँ पे 60 वाट वाला ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, बिकॉज सीरीज में आ गए वो, सीरीज में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वो ज्यादा, बट एक्चुअल से तो बहुत कम, दोनों मिला के 37 आ रहा है। बट जबकि इंडिपेंडेंट केसेस में 100 वाला 100 प्रोड्यूस करेगा, जब पूरा वोल्टेज मिलेगा 60 वाला 60।
लेकिन अभी क्या हो रहा है, 100 वाला 14 ही प्रोड्यूस कर रहा है, 60 वाला 25 प्रोड्यूस कर रहा है, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग फुल वोल्टेज, है ना। इसका 25 आ गया था, अगर हमने Yes, sir. 110 पे यूज किया तो पावर 1/4 हो जाता है, वोल्टेज आधा तो पावर 1/4, ये फार्मूले से। या फिर हमने पूरा लिखा, रेजिस्टेंस तो सेम में कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे पावर की दोनों इक्वेशन लिख के, ठीक है। तेजस योर ज्वाइन, यस सर। तुमने ये दोनों एक साथ निकाल लेती है ना, 37 पॉइंट समथिंग, है ना। एक साथ नहीं, अलग अलग निकलना था, एक साथ पावर नहीं निकलना था, पावर इन ईच बल्ब निकलना था। सो गलत हो जाएगा क्या फिर? ईच बल्ब का मतलब क्या होता है, अच्छा अच्छा ठीक है। तुमने दोनों एक साथ निकाल दिया ना, ईच बल्ब मतलब अलग अलग, यस टोटल पावर बोलते हैं, टोटल पावर इन द सिस्टम, तब सही होता है। ईच बल्ब में ठीक। मतलब अलग अलग निकालना है, ठीक है। यस सर। उसके बाद ये क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें हमने पहले रेजिस्टेंस निकाल लिया, फिर उसके दो पार्ट किए। रेजिस्टेंस पहले 400 आया, फिर दो पार्ट किए 200, 200 उनको पैरेलल में लगाया तो 100 आ जाएगा, फिर पावर का फार्मूला लगा लिया। रेजिस्टेंस चेंज हो गया, पहले पहले 400 था, अभी 100 ही रह गया, तो पावर 400 आ जाएगी, है ना। रेजिस्टेंस जो है 1/4 रह गया, तो पावर 4 टाइम्स, ठीक है। ये वाले में देखो, यहाँ पे तुम लोगों ने मिस्टेक की है बहुत सारी, नहीं इसमें कि आगे वाले में। करंट किस में था वो, इसी में था, कौन सा था वो करंट निकाल के तुम लोगों ने सॉल्व किया वीरेंद्र, करंट निकालने से 50 ही आ रहा था वो, ये वाला। ये मिस्टेक की तुम लोगों ने। तेजस तुम्हारा 50 कैसे आया, वीरेंद्र तुम्हारा भी 50 आया, फिफ्टी की 25, 50 हाँ 50 है 50। क्यों, सर मेरा भी 25 वॉट ही आया है। 25 सही है ना, 50 वाले एक्सप्लेन करेंगे कैसे है, बोलो 50 कैसे आ रहा है, कौन कौन 50 वाला है, एक्सप्लेन करो चलो। तेजस बताओ क्या किया तुमने 50 निकालने के लिए। आई इज इक्वल टू पी बाई वी ले लिया। आज पी बाई बी कितनी आई, 0.45। 0.45। अच्छा उसके बाद, उसके बाद पी इज इक्वल टू वी आई, हाँ और वी 1110 दिया था। हाँ 1/10 लिया, आई आई 0.45। आई तो जब वोल्टेज तुम्हारा 220 था, जब वोल्टेज तुम्हारा 220 था उस समय करंट इतना था, अभी तो वोल्टेज कम हो गया ना, अभी थोड़ी करंट इतना होगा। ओम्स लॉ भी कुछ होता है ना, ओम्स लॉ में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ा, वोल्टेज घटा तो करंट घटा, करंट घट जाएगा ना 110 में, वो कितना हो जाएगा, ये थोड़ी होगा, ये तो 220 वोल्ट के लिए करंट आ रहा है, तो तुमने कम लगाया तो कम करंट आएगा, वो तो पता ही नहीं है हमें। धंधा तुमने भी ऐसे किया, वोल्टेज घटा तो करंट भी घटेगा ना, ओम्स लॉ क्या बोलता है, वोल्टेज करंट, वोल्टेज डबल करो करंट भी डबल, वोल्टेज ट्रिपल करो करंट भी आधा ही लेना पड़ेगा इसमें, है ना, 0.45 का 55 इंटू 0.45, 55 इंटू 0.45, इतने ही आ जाएगा।
समझा कि नहीं मिस्टेक? यस सर, पर वो उसका डिवाइडेड बाय 2 किया तो 24.75 आ रहा है ना। हाँ तो तुमने ठीक से नहीं, तुमने जो निकाला ना, कितना निकाला? 0.45। इसमें और आगे डिजिट भी आएगा, हाँ तो वो भी उसका डिजिट लेंगे तो पूरा 0.225 आ रहा। 0.225 है हाँ क्या? वो 0.45 को 2 से डिवाइड किया था। हाँ तो ये यहाँ पे डिजिट छोड़ी होगी ना, डेसिमल जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो डिजिट छोड़ते हैं अपन, तो फिर राउंड, फिर उससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा आता है, ये आता है, पूरा राउंड सही आता है उतना। तो कमल की बात की प्लेस से छोड़ी होगी, थर्ड प्लेस वाला राउंड ऑफ किया होगा, इसलिए वो 25 नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कम आ रहा है उससे। क्लियर? यस सर। इसमें आगे कैसे करेंगे? अभी V मिल गया 30 वोल्ट। अभी आगे हमने क्या किया, करंट निकाल लिया पहले, फिर ऊपर वाली ब्रांच का पोटेंशियल निकाल लिया, फुल ब्रांच का, तो वो नीचे वाले में भी वैलिड रहेगा, वो भी वैलिड रहेगा उतना, दोनों पैरेलल ब्रांच है। दिस वोल्टेज is also valid for lower branch since they are in parallel. Since they are in parallel, 30 वोल्ट इसको मिल रहा है, 3 ohms को भी मिल रहा है, तो पावर निकाल सकते हैं अभी। चलो कंप्लीट कर लो फिर। कितने आ रहा बताओ? आ गया? सर हीट 3000 जूल्स है। यस, हीट इज इक्वल टू पावर, पावर इंटू टाइम, पावर V²/R इंटू टी। V 30 मिला ऊपर, यहाँ पे 30 पुट कर देंगे मैं, इट इज R जो है 3, टाइम 10, ये 3000 जूस। ठीक है, आगे देखें। ये क्वेश्चन दिया था क्या होमवर्क में?
लिखो ये क्वेश्चन, रेफर डायग्राम एंड फाइंड रिलेशन बिटवीन आर एंड आर। आप इसका आंसर एक और बार लिखाओ। ये वाला ओके सर। स्मॉल आर क्या इंटरनल रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेफर डायग्राम एंड फाइंड रिलेशन बिटवीन बोथ द आर्स so that heat produced in the external resistance R is maximum. कैसे करेंगे बताओ? चित्रानी, first you tell me how to do this question. सर इसमें वो इंटरनल रेजिस्टेंस जो का जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे क्या? क्या है, क्या फॉर्मूला है? स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। नहीं सर, स्मॉल आर इज इक्वल टू, इस नहीं सर, वो पोटेंशियोमीटर के लिए। ये हाँ यहाँ पे कैसे यूज करेंगे बोलो? हाँ, वो पोटेंशियोमीटर के लिए। और कोई आइडिया है? ओम्स लॉ। फिर उसके बाद ओम्स लॉ लगा, फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सर मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं, सॉल्व तो कर लेंगे बट मेथड बताओ क्या करने जा रहे हैं, कैसे करें कि अपना आंसर आ जाए, ये पूछ रहा हूँ मैं। मतलब उसमें कुछ लैंडमार्क बताओ इसका, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट मतलब मेजर स्टेप क्या है इसमें, मेजर स्टेप क्या होता है इसमें बताओ। श्रावणी, श्रावणी, देन अर्षा। वेदिका एंड वृंदा, दोनों लोग मिलके आंसर दे सकते हो। तेजस, तेजस एंड चित्रानी, तुम लोगों के लिए बहुत यूजफुल है ये। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट ना चित्रानी? यस सर। ओके, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जस्ट एक आध क्वेश्चन कभी कभी टफ आता है, इसलिए मैं बीच बीच में दे देता हूँ। सर हम्म, I is equals to E by R वाला। फिर उसके बाद कौन बचा है? कंचन है, कंचन बताओ। मैक्सिमा वर्ड यूज किया ना यहाँ पे, मैक्सिमा फिजिक्स में मैक्सिमा या मिनिमम, या मैथ्स में भी मैक्सिमा या मिनिमा होता है तो क्या करता है?
मैक्सिमम मिनिमम होता तो क्या करते? हम लोगों ने वहां पे किया था ना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एक चार्ज में से निकाल के कितना चार्ज बाहर निकाल के साइड में रखे, उसके पास में रखे तो मैक्सिमम फोर्स हो या मिनिमम फोर्स हो, मैक्सिमम फोर्स के लिए था वो, है ना? क्या किया था उसमें बताओ? वही यहाँ भी करेंगे. What was the main step of that? जब मैक्सिमम मिनिमम लिखा होता है, मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं? मैक्सिमम पावर है तो पावर की इक्वेशन लिखेंगे पहले. ठीक है, वो पावर मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी तो क्या करेंगे? पावर की इक्वेशन का क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे कि नहीं? मैक्सिमम मिनिमम ये तो करते हैं ना. उस फिजिकल क्वांटिटी को उस फिजिकल क्वांटिटी को एक मिनट जस्ट रुक जाओ, थोड़ा सा मैं कॉल अटेंड कर लूं. हेलो, यस, ओके, okay. Now I'm in class. In fact, I'm in class. Can we talk after 8 o'clock? Okay. Thank you. Yes. तो समझ में आ गया? अभी समझ में आ गया? पावर की इक्वेशन लिख के डिफरेंशिएट करके उसको इक्वल टू जीरो कर दो. स्लोप होता है ना, डिफरेंशिएट करते तो क्या मिलता? स्लोप मिलता. इज देयर एनी प्रॉब्लम? सर स्क्रीन विजिबल नहीं है. ओके. हाँ, डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है? स्लोप. डिफरेंशिएशन मीन स्लोप. रेट जो होता है, रेट dy बाई dx स्लोप होता है. स्लोप को जब जीरो करते हैं dy बाई dx को, तो मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है. ऐसा या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा. यस सर, नो? मैथ्स किसके पास है? हो गया. मैक्सिमा मिनिमा होने का है क्या मैथ्स में? यहाँ पे स्लोप जीरो है, dy बाई dx जीरो. यहाँ पर पावर की इक्वेशन लिखो और डिफरेंशिएट किससे करेंगे? स्मॉल आर या कैपिटल आर? ये तो फिक्स है, ये फिक्स है, और ये जो है ये भी कांस्टेंट है. तो ये इसको चेंज करके ज्यादा पावर वाला ऐसा रेजिस्टेंस सेलेक्ट करना है इसके टर्म में, सबसे मैक्सिमम पावर हो. तो करंट निकालेंगे पहले ओम्स लॉ से, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस. फिर पावर की इक्वेशन लिखेंगे आई स्क्वायर आर. किसमें पावर? आर में पावर निकालने, कैपिटल आर में, स्मॉल आर में नहीं. तो उसका आर, आई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे. उसके बाद डिफरेंशिएट करना है. कैन यू डू इट फास्ट? अभी ये इसका डिफरेंशिएट कर लो, dp बाई डी आर करके जीरो कर लो. कंडीशन आ जाती है बस. डिफरेंशिएशन हो गया तुम लोगों का मैथ्स में? यस सर. कौन सा लगाएंगे, प्रोडक्ट लॉ या डिवीजन लॉ? प्रोडक्ट रूल या डिवीजन लॉ? दोनों लगा सकते हैं. इसको न्यूमरेटर में ले जाओ तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन हो जाएंगे. ये तो कांस्टेंट है, ये आगे आ जाएगा. तो ये फंक्शन न्यूमरेटर में लेगा तो प्रोडक्ट रूल. डिवीजन में रखा तो तुम्हारा डिवीजन रूल. तो डिवीजन रूल का फार्मूला नहीं आता तो प्रोडक्ट रूल का लगाओ, वो इजी रहता है. फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जो बेसिक मैथ्स में पढ़ते हैं हम लोग, 11th में फिजिक्स में पढ़ते हैं.
चलो फिर शुरू हो जाओ, देखते किसका फर्स्ट आंसर आ रहा है। क्विक आंसर दो, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, फुल 1 मिनट। सर विथ रिस्पेक्ट स्मॉल आर क्या डिफरेंशिएट करना है? कौन वेरिएबल है, कौन सा फिक्स के रिस्पेक्ट में नहीं करना है? स्मॉल आर तो फिक्स है ना, अभी तो बताया। कैपिटल आर वेरिएबल है, उसी को हमें सेट करना है स्मॉल आर के अकॉर्डिंग। स्मॉल आर तो फिक्स है ना, ओके सर। कैपिटल आर के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है। आया कुछ? ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। एक बार एक को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को एज इट इज रखो, सॉल्व करेंगे। क्या आ रहा है बोलो? आ गया? तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब क्या है? नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखो, पर मैक्सिमम पावर इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस
और एक्सटर्नल नेटवर्क, एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हुए तो उसको एक्सटर्नल नेटवर्क बोलेंगे। और एक्सटर्नल नेटवर्क नेट इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो एक बार जेई में क्वेश्चन आया था, व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ बैटरी लगा दी थी, बोला था व्हीटस्टोन ब्रिज में मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस होनी चाहिए, तो फाइंड आउट द अननोन। इंटरनेशनल दिया था 2 ओम को, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का पूरा रेजिस्टेंस निकाल के इक्वल टू 2 का, ये कंडीशन याद रखनी है बस, डेरिवेशन नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम पावर होगी कितनी फिर, हाउ मच विल बी द मैक्सिमम पावर, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, पावर पावर का रिलेशन ये है, पुट कर सकते हैं पावर ई, स्मॉल आर को कैपिटल आर लिख दो या कैपिटल आर को स्मॉल आर लिख दो, दोनों इक्वल ही है। कितनी आ रही है, ई स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा 4r स्क्वायर, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा 4r, या फिर ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्मॉल आर। ये पी मैक्स हो जाएगी, मैक्सिमम पावर। गॉट इट, पी मैक्स दिख रहा है तुम लोगों को, कहाँ पे लिखा मैंने, कैन यू सी, Yes, sir. ऊपर राइट हैंड साइड में। एक मिनट है, जस्ट होल्ड ऑन। ये क्वेश्चन था देखो, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बोर्ड के लिए तो वैसे ही उन्होंने हटा दिया है ना, बट डेरिवेशन है कि सर्किट है, कुछ बोल नहीं सकते, बट फिलहाल तो डेरिवेशन मत पढ़ो, सर्किट के भी क्वेश्चन अपने तो हो ही चुके हैं, अगर कुछ से फिर से चेंज किया तो फिर से एक आध क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। देखिए तो ये 4 ओम है, 4 ओम, ये इस बैटरी का इंटरनेशनल 4 ओम है, connected to the network of resistance as shown in order to give the maximum power to the network, इसमें maximum power, तो ये इसका R4 है, तो ये इस पूरे नेटवर्क का भी 4 आना चाहिए, 4 ओम, दोनों इक्वल होने चाहिए, ये 4 है, सॉरी 4, इस पूरे नेटवर्क का निकाल के 4 कर दो उसको, तो R की वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन सॉल्व कर लेना। बट ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, यस, ये R है, ये 2R है, ये बीच वाला R5 होता वो, ये 2R है, ये 4R है, R1 R2 R3 R4 और ये R5। ठीक है, जेई का क्वेश्चन है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसका शायद 2 आंसर आता है। ठीक है, इसका सोल्यूशन चाहिए तुम लोग को, सोल्यूशन देखना है क्या? सर वो एक बार व्हीटस्टोन ब्रिज वापस बना के दिखाऊं? देखो ये दोनों 2R हो जाएंगे, ये R ये 2R बैलेंस है कि ये 1/2 हो गया इसका रेशो, नीचे वाले ये 2R इस 2, ये कितना है 4R, ये भी 1/2 है रेशो, और ये बीच वाला तो ये निकल जाएगा अभी ये R एंड 3R सीरीज में हो जाएंगे, ये और ये सब सीरीज में हो जाएंगे, इधर वाली ब्रांच भी इधर वाली भी, तो उसका नेट पैरेलल हो जाएगा, ये देखो सोल्यूशन। ठीक है, Yes, sir. रेजिस्टेंस अभी
रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो R1 ये ऊपर वाले का 3 आ गया, मैंने बोला ना ये पूरी सीरीज में आ जाएगी 3, और ये नीचे वाले का 7 आ गया, नहीं 6 आ जाएगा, 2 and 4 6। ये आर नेट व्हीटस्टोन ब्रिज का 2R आ गया, इसको इंटरनल डिस्टेंस का 4 दिया था, 4, तो उसके साथ इक्वेट किया, R इज इक्वल टू, गॉट इट। ये सब इसके क्वेश्चंस हैं। ये कैपेसिटेंस के साथ, कैपेसिटर जब पूरा चार्ज हो जाता है ना, तो फिर उसमें करंट नहीं जाता, ये सर्किट पूरा बंद हो जाएगा, यही सर्किट बचेगा बस, नीचे वाला कैपेसिटर चार्ज होने के बाद ऐसा सर्किट बचेगा। देखो ठीक है। सर तो हमेशा ऐसे ही अज्यूम करेगी क्या कि कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया है? एट स्टडी स्टेट लिखा होगा, नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूँ। गुड क्वेश्चन। कभी कभी कंपटीशन वाले भी गड़बड़ लिखते हैं, ये किसी कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं ठीक कर दूं, एट स्टडी स्टेट, ठीक है। इनिशियली टाइम लगता है कैपेसिटर, चार्ज ग्रोथ एंड चार्ज डिके, ठीक है। तो ये तुम्हें एलएन में पढ़ाया गया होगा और रेजोनेंस में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो वो लेकिन नीट में नहीं आते, चार्ज ग्रोथ चार्ज डिके क्वेश्चन नीट में नहीं आते, जेई में आते बस। और नीट में केवल स्टडी स्टेट का आता है, बोर्ड एंड नीट, बोर्ड मैंने कराया तो था तुम लोगों को, याद है तुम लोग, अर्षा एंड ये बाकी लोग, एट स्टडी स्टेट कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, वो आ सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। अच्छा कैपेसिटर का, अच्छा कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अपने कोर्स में है ना? यस सर नो? एज पर द न्यू जो गाइडलाइंस आई है, कैपेसिटर का सीरीज एंड पैरेलल अपने कोर्स में है, और रेजिस्टेंस का नहीं है, तो हमें सीरीज पैरेलल आइडेंटिफिकेशन तो चाहिए है ना, इन एनी केस वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ। ये क्वेश्चन अभी हमने किया, देखो इसमें कैलोरी में है, हमने जो किया उसमें जूल में था, तो कैलोरी वाला भी वैसे ही सॉल्व होगा ये, क्योंकि यूनिट हम चेंज नहीं करेंगे, बाद में भी अपना यूनिट कैलोरी में आ जाएगा, ठीक है। बाद में भी अपना यूनिट कैलोरी, तो हम उसको एज इट इज रखेंगे, पावर को कैलोरी पर सेकंड में रखेंगे, कंफ्यूज करने के लिए कैलोरी दिया है, स्टूडेंट उसी में सोचने में पड़ जाएगा, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करेंगे, जूल में कन्वर्ट किया डिफिकल्ट हो जाएगा फिर कैलकुलेशन, इसलिए ऐसे रहने दो, और आंसर अगर लास्ट में जूल पर सेकंड है तो लास्ट में कन्वर्ट करो, ठीक है। ये अभी किया था ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने? ये हीटिंग के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बट ये बोर्ड के लिए नहीं चाहिए, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। तुम लोगों को चाहिए ये क्वेश्चन, चित्रानी एंड रेजोनेंस, अपना तेजस, हाँ एलन सर एंड भेज रेजोनेंस यस सर। चाहिए? चाहिए हाँ तुम्हें सर भेज दें। हाँ सोल्यूशन के साथ कि विदाउट सोल्यूशन? सर सॉल्यूशन के साथ देना सोल्यूशन के साथ। वीडियो और केवल रिटर्न, केवल पीडीएफ? सर, पीडीएफ चलेगा। वीडियो नहीं चाहिए, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, बट वीडियो मैंने ठीक है, बहुत फिर आप ब्रीफली लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, तो इसलिए अच्छा मैंने ठीक है बहुत फिर। शॉर्ट में सॉल्व किया है। अगर तुम्हें पीडीएफ समझ में आएगा तो फाइन, वीडियो चाहिए तो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। वीडियो देख लेंगे। वीडियो देखना है तुम्हें चित्रानी? सो कैसे भी चलेगा, पीडीएफ भी चलता है। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स को नहीं चाहिए? हाँ कौन सर। कौन कंपटीशन के लिए जा रहा है? बाकी लोगों को कोई एक्स्ट्रा कंपटीशन देनी है तब करो, अदरवाइज यू डोंट नीड दिस, ठीक है। और कोई है कंपटीशन देने वाला? जल्दी से बताओ। नो? ठीक है चलो, ओके ठीक है, सबको चाहिए तो ये इसमें जाओ।
CBSE फिजिक्स यूट्यूब, चंद्रा सर, ठीक है। इसको जाके सब्सक्राइब करो इस चैनल को, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तुम्हारे कोई लेक्चर भी मिस हुए होंगे ना अभी तक के, अभी मैंने वीडियो लेक्चर डालना बंद कर दिया उसमें, अभी आज तक के मिलेंगे तुम्हें या कल तक के, आज तक के, उसके बाद मैग्नेटिज्म से मैं नहीं डालूंगा उसमें, या डिलीट डाले जाएंगे बाद में। क्या होता है चैनल में अगर मैं वीडियो डालता हूँ तो स्टूडेंट जो दूसरे बच के या बाकी तुम लोग भी सीरियसनेस कम हो जाती है ना, मिस किया तो चलो देख लेंगे, तो इसलिए मैग्नेटिज्म से मैं डालना बंद कर दूंगा, बट उसमें ये अवेलेबल है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा सोल्यूशन अवेलेबल है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का इसका असाइनमेंट का पूरा सोल्यूशन अवेलेबल है, SC वर्मा के पहले 4 चैप्टर के पूरे सोल्यूशन अवेलेबल है, SC वर्मा बुक है ना। नीट वालों को भी प्रेस्क्राइब करते हैं, एलन वालों ने बोला तुम्हें SC वर्मा करना है यस सर, बोला है तो हाँ, अभी नहीं तो हाँ, अभी 11th में नहीं बोलते, 12th में शायद बोलते हैं, तो सर। ले SC लिया, ले लिया है ना, मतलब 11th में ही हो गया था। ओके, तो सॉल्व कर ली है वो पूरी? नहीं नहीं, पूरी सॉल्व नहीं की है। तो फर्स्ट 4 चैप्टर के, चौथा चैप्टर का अभी थोड़ा सा रह गया है, आज मैंने उसका चौथे चैप्टर का फोर्सेस का एक्सरसाइज आप शॉर्ट आंसर ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 तक के डाल दिए, अभी नेक्स्ट 2-3 दिन में चौथे चैप्टर के पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और 12th के भी 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उसमें, नहीं 3 हो गए, चौथा एक करंट इलेक्ट्रिसिटी के मैंने 1 लेक्चर डाला है उसमें, 2 डाले एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पूरे, और ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 के डाले, ठीक है। ये एक साथ मिलते नहीं है, इसकी SC वर्मा की सॉल्यूशन की जो बुक आती है उसमें बहुत मिस्टेक होते हैं, वो अनऑथराइज रहती है, ऐसे ही ग्रे मार्केट में प्रिंट हुई है तो बहुत सारे मिस्टेक रहते हैं या रॉन्ग सोल्यूशन रहते हैं। ऑनलाइन पे भी वो क्या होता है, सिंगल क्वेश्चन के मिल जाते हैं, एक साथ थोड़ा मुश्किल से मिलते हैं, और एक्सरसाइज के जनरली नहीं डालते ये लोग, जो शॉर्ट एक्सरसाइज है ना उसके सोल्यूशन नहीं मिलते, तो वो जनरली कोई डालता नहीं है, तो मैंने लेकिन पूरा सॉल्व किया है। चैप्टर 29 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 150 क्वेश्चन है, करीब 160-70 सब मिला के, नहीं सब मिला के नहीं, केवल एक्सरसाइज के, ऑब्जेक्टिव अलग, जो शॉर्ट एक्सरसाइज उसकी अलग, तो कम से कम 200 क्वेश्चन है, पूरे डाल दिए मैंने सॉल्व करके। अभी कोरोना वायरस की वजह से टाइम मिला ना मुझे, तो मैंने उसके सोल्यूशन बना के डाल दिए, ठीक है, आने जाने का टाइम बच जाता ना। और पहले 3 चैप्टर 11th के डाल दिए, यूनिट्स एंड डायमेंशन है, 1 डायमेंशन मोशन है, 2 डायमेंशन मोशन है, फोर्सेस के चालू है, तो जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं 10-10 क्वेश्चन उसके रिकॉर्ड करके, एक्सरसाइज के 10-10, बाकी तो एक साथ बनाता हूँ, तो 7th एंड 8th मतलब 6 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, फुल A to Z। सॉल्व एग्जाम्पल नहीं, सॉल्व एग्जाम्पल तो उसमें सॉल्व नहीं है, उसको क्या समझाना, ठीक है। और जो लेक्चर मिस हुए होंगे किसी के भी अप टू द करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें तुम प्लेलिस्ट में जाके देख लो दोबारा, बट मैग्नेटिज्म से मैं थोड़ा रोक दूंगा, क्योंकि सो दैट दूसरे बैच में बच्चे क्लासेस मिस करके फिर उसमें देखते हैं, तो इसीलिए मैंने अभी रोक रहा हूँ मैं उसमें, ठीक है। और 11th का कुछ अगर मिस हुआ है तुम लोगों का, 11th का भी मैं नहीं डालूंगा अभी, क्योंकि वो फिर क्लासेस मिस होते हैं, जितने हैं उतने देख सकते हो बस, क्लियर। उसको सब्सक्राइब कर लेना, मेरे ख्याल सब्सक्राइब करने के बाद ही प्लेलिस्ट दिखती है ना यूट्यूब में, नो सर, दिखती वैसे ऐसे दिख जाती है, ठीक है। हाँ। फिर भी सब्सक्राइब करो, कोई नया नोटिफिकेशन होगा तो मिल जाएगा तुम्हें, कि भाई कोई तुम्हारा कोई छूटा हुआ है या तुम्हें बता देना। प्राइवेट वाले हैं, मैंने होल्ड करके रखे हैं 7-8 लेक्चर, अगर वो तुम्हें उसमें से चाहिए, अच्छा उसमें लिस्ट नहीं दिखती होगी कौन सी है, अगर सपोज तुम्हारा कोई मिस होता है तब मैं उसको लिंक भेजूंगा, तब वो खोलेगा, अदरवाइज अभी जितने भी पोस्ट होंगे सब प्राइवेट में रहेंगे, वो तुम्हें नहीं दिखेंगे, मेरे रेफरेंस के लिए रहेंगे वो, क्लियर। और तुम्हें कोई मिस हो गया है तो बता देना, फिर मैं लिंक भेज दूंगा, और वहां पे नहीं खुल रहा है तो लिंक भेज दूंगा, ठीक है। 11th का सपोज तुम लोगों को वो ठीक से नहीं हुआ है, डायमेंशंस का चैप्टर नहीं कराते ना बहुत जगह, यूनिट्स एंड डायमेंशन, उसके कम से कम 20-22 लेक्चर हैं उसके, पूरा A to Z यूनिट्स एंड डायमेंशन के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे SC वर्मा के सॉल्व, मेरी जो ये है असाइनमेंट जो है ऑब्जेक्टिव उसके सोल्यूशन पूरे अवेलेबल हैं,
175 वीडियो लेक्चर्स उसमें कंप्लीट कर दिए मैंने पिछले 1-1.5 महीने के अंदर। आई गेट अप एट मॉर्निंग 5:30 एंड स्लीप एट 12:30। नॉन स्टॉप मेरा काम चालू रहता है। यू कैन आल्सो डू, तुम लोग भी अपना डाइट ठीक ठाक रखो, तो यू कैन आल्सो स्टडी टू 18 आवर्स से 18 आवर्स पढ़ाई कर सकते हो नॉन स्टॉप। क्लियर? थोड़ा सा डाइट वगैरह ठीक ठाक रखना है, थोड़ी एक्सरसाइज कर, तुम लोग यंग हो, एक्सरसाइज हो जाती है, वॉकिंग फिर भी थोड़ा बहुत कर लिया करो, क्योंकि बाहर नहीं निकलना ना, तो सुबह मॉर्निंग में वॉक करके फिर फिट रहो, ठीक ठाक खाओ, और यू कैन जस्ट वर्क अप टू 20 आवर्स ए डे। अपना प्राइम मिनिस्टर करता है कितने कितने आवर्स करता है? 20 आवर्स उसका वर्किंग डे में 20 आवर्स का रहता है कम से कम। मतलब he can do at that age, you can also do। चलो ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी डाउट है यहाँ तक? बोलो जल्दी से, क्विकली बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो एक नेक्स्ट ये टॉपिक नहीं, एक्चुअली डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है, बट इसकी थियरी की बिना वो क्वेश्चन होगा नहीं। ये शायद आया भी था, अभी हम लोग असाइनमेंट सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कब आया था ये। लास्ट 18-19 में कुछ आया था ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा थियरी सीखनी पड़ेगी, जो हमने ऑलरेडी सीखी, ओम्स लॉ वगैरह, करंट कैसे निकालते हैं, ये सब, ये क्या बोलते हैं, इंटरनल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, है ना। तो ये मैं पहले इसको डिलीट कर दूं, फिर सॉल्व करते हैं इसको, हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये दिया है जैसे बैटरी अपनी 8 वोल्ट की है, इंटरनेशनल 0.5 है। तो ये जो टॉपिक आता है ना, इसको चार्जिंग ऑफ द सर्किट, चार्जिंग ऑफ द सेल के अंडर में मैंने इसको थोड़ा बनाया हुआ है, राइट इक्वेशंस ऑफ चार्जिंग ऑफ द बैटरी और सेल। तो ये थियरी पार्ट इसका देखो कैसे करेंगे। ये एक बैटरी है अपनी, और इसको चार्ज करते, जब डिस्चार्ज होती, सेल फोन अपना डाउन हो जाता ना, है ना। तो सेल फोन डाउन हो जाता है, तो उसको उसको जो है चार्ज करते अपन, दिन में कई बार लगाना पड़ता है आजकल, है ना। तो ये सोर्स होता है अपना, सोर्स मतलब यहाँ पे ये सोर्स तुम्हारा क्या हो गया, ये चार्जर हो गया समझ लो। पहले एसी सोर्स रहता है ऐसा, एसी सोर्स में चार्जर में जाता है, चार्जर पर वो डीसी सोर्स हो जाता है, चार्जर में रेक्टिफायर होता है ना। अभी हम इसको रेक्टिफायर चार्जर के बारे में हम पढ़ेंगे एसी में, मतलब चार्जर डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, उसके अंदर ट्रांसफार्मर होता है, वो वोल्टेज को डाउन करता है, फिर वो डीसी में कन्वर्ट करता है, उसमें रेक्टिफायर होता है उसी के अंदर, वो हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में सेमीकंडक्टर में। तो रेक्टिफायर डीसी में कन्वर्ट करता है। तो पहले एसी रहती, एसी का सिंबल ऐसे रहता है, वो रहेगी। फिर ये चार्जर हो गया तुम्हारा, फिर उसका भी थोड़ा वोल्टेज ज्यादा रहता है, तो वो रेजिस्टेंस ये यहाँ पर अंदर एक रेजिस्टेंस रहता है, थोड़ा और वोल्टेज कम करने के लिए, करंट को कंट्रोल करने के लिए। ज्यादा करंट घूमे सर्किट में जाएगा तो वो हीट अप हो जाएगी ये बैटरी, इसकी प्लेट्स बेंड हो जाएंगी, फिर ऐसे प्लेट्स होती है और बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। तो चार्जिंग के बारे में सीखते हैं। ES is the EMF of the source, EB is the EMF of battery, R is the net internal resistance of the battery, RS is the series resistance, ये जो कि कंट्रोल करता है करंट को। तो सबसे पहले हम करंट निकाल लेंगे, करंट इज इक्वल टू नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो नेट EMF माइनस क्यों किया, किरचॉफ लॉ से, देखो हम इधर से आएंगे, प्लस से आए, फिर बैटरी के प्लस से निकले और नेगेटिव, प्लस से एंटर हुआ, नेगेटिव से निकले, ये माइनस करना पड़ेगा ये भी किरचॉफ लॉ से। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, ये अपोज करेंगी, इसका प्लस इधर है, ये करंट इधर भेज रही है, इसका प्लस ये ऊपर भेज रही है, अपोज करेंगी, दोनों के प्लस प्लस आमने सामने है तो अपोज करती है। जिसका सोर्स का EMF ज्यादा होगा वो पहले लिखेंगे, सोर्स का ज्यादा होगा तभी तो चार्ज होगी ये, ठीक है। आर यू देयर, तुम लोग वो लाइन पर बिल्कुल, मुझे पता नहीं लग रहा है, जस्ट कंफर्म करो, Yes, sir. दिख रहा है? Yes, sir. ओके चलो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं 10-15 मिनट पढ़ाता चला जाता हूँ, बाद में पता लगा रहे 10 मिनट पहले ही ब्रेक हो गया है। तो जैसे ही होता है ना तुरंत कॉल करना मुझे, कुछ अभी आजकल प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है 11th के बैच में, तुम्हारे बैच में ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। मॉर्निंग में थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा आती है, शायद लोड ज्यादा होता होगा समय जूम पर।
या इवनिंग में भी, लेट इवनिंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा आती है। तो ये दोनों अपोज कर रही है तो माइनस हो जाएगा बीच में। और सोर्स का रेजिस्टेंस जनरली नहीं दिया होता, ये रेजिस्टेंस है इतना बस, एक ये और एक ये, तो नीचे रेजिस्टेंस तो सीरीज में ऐड ही हो जाता है। तो करंट आ जाएगा यहाँ से। फिर हमें टर्मिनल पोटेंशियल निकालना, सीधे टर्मिनल पोटेंशियल निकालना, तो ये स्टेप पे आ जाएंगे। टर्मिनल पोटेंशियल इज ईबी प्लस आई आर, चार्जिंग में प्लस आता है बीच में, है ना। बट कभी कभी ये स्टेप भी पूछ लेते हैं, एनर्जी सप्लाइड पर सेकेंड बाय द सोर्स। तो P इज इक्वल टू वी आई फार्मूला होता है, तो सोर्स का V कितना है, ई एस है, ई एम एफ, पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स का ई एस है, करंट। और हीट लॉस पर सेकेंड आई स्क्वायर आर, दोनों रेजिस्टेंस में मिला के, दोनों रेजिस्टेंस में हीट लॉस होगी। बाकी हीट कहाँ जाएगी, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी बैटरी के। पावर सप्लाइड माइनस पावर लॉस, एक सेकंड को पावर बोलेंगे। फिर अगर बोला जाए 10 सेकंड में निकालो तो इंटू 10 कर देंगे सभी में, एक सेकंड का निकाला हुआ है सब, और डिफरेंट टाइम में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बस दो ही पार्ट है, ये और ये। अच्छा, टर्मिनल टर्मिनल वोल्टेज किसका, बैटरी का, यहाँ पे ई भी आएगा। सोर्स का नहीं पूछते, टर्मिनल अपने बैटरी का पूछते। तुम लोग यहाँ पे ई एस नहीं लिखना है, ई भी लिखने का। चार्जिंग है तो इसलिए प्लस, ये पढ़ा है हम लोगों ने, चार्जिंग में प्लस होता है, डिस्चार्जिंग में माइनस होता है। क्लियर। ये क्वेश्चन करेंगे, ये एनसीईआरटी का 11th क्वेश्चन है। स्टोरेज बैटरी ऑफ 8 वोल्ट है, इंटरनेशनल 0.5 इज बीइंग चार्ज बाय 120 वोल्ट। तो 120 क्या है, ईएस, ठीक है। सीरीज रेजिस्टेंस ये 15.5 क्या है, आरएस, ठीक है, ओम में। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैविंग सीरीज रेजिस्टेंस इन द चार्जिंग सर्किट। तो करंट निकालना पड़ेगा पहले, आई इक्वल टू नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। ES माइनस EB अपॉन RS प्लस R। तो ये 120 माइनस 8 अपॉन 15.5 प्लस 0.5, देखो कितना आ रहा है, ये 112 और ये 16, तो डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है, 7 आएगा। टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ बैटरी, बैटरी का तो EB लिखेंगे, I इंटू आर। तो EB बैटरी का वोल्टेज कितना है, 8 प्लस I, R कितना है 0.5, तो 8 प्लस 3.5 11.5 टर्मिनल पोटेंशियल देखो बढ़ गया। सीरीज रेजिस्टेंस का काम क्या है, देखो यहाँ पर सेकंड पार्ट बता दूं, ये इसको रिस्ट्रिक्ट करंट को कंट्रोल करता है, करंट को कंट्रोल नहीं करेगा। सपोज यहाँ पे ये नहीं होता तो बहुत हाई करंट आता है, 112 डिवाइड बाई 5 0.5, तो ये तो तुम्हारा बहुत हाई रेजिस्टेंस आ जाता है, 224 आ जाता है, 224 प्लस आर, ये तो बहुत हाई वोल्टेज हंड्रेड्स में चला जाता है। बैटरी तो ओवर हीट होकर बेल्ट, उसका जो टर्मिनल्स है वो सब बेंड वेंड हो जाते हैं, अंदर की प्लेट्स बकल हो जाती, इतनी हाई करंट पे चार्जिंग करेंगे तो कंट्रोल द करंट ऑफ द सर्किट, सीरीज रेजिस्टेंस का काम है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन तो नॉर्मल ओम्स लॉ एंड ओम्स लॉ का है, उसमें बैटरी चार्जिंग का नहीं है कुछ भी ज्यादा, एज सच नहीं है बैटरी चार्जिंग का। क्लियर, ये हो गया। सर वो ऊपर वाली की फिगर रह गई। ये वाली यस सर। ये थ्योरी पार्ट नहीं है बुक में, केवल तुम्हें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है बस। पहले ये भी आता था, ये पार्ट भी आते थे, अभी वो वाला क्वेश्चन, इस पार्ट का क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से निकाल दिया है। केवल बस दो ही पार्ट है, करंट निकालो और टर्मिनल पोटेंशियल निकालो। हाँ सर हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। 6 लेड एसिड, ये कर सकते हो अपने आप। 6 लेड एसिड बैटरीज ऑफ सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, जिनको चार्ज कर सकते हैं वो होते हैं, जैसे कार की बैटरी है, सेल फोन की बैटरी है, ये सब सेकेंडरी सेल्स है। नॉर्मल जो पेंसिल सेल आते हैं, जो रिमोट पे डालते हैं, वो सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी सेल्स होते हैं वो। Each of 2 volt and international this much are joined in series to provide supply to the resistance of 8.5. What are the current drawn from the supply? तो बैटरी का सीरीज में है तो पहले नेट ईएमएफ निकाल लो 12 वोल्ट, नेट इंटरनेशनल में निकाल लो, और एक्सटर्नल इतना है। ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो ये सिंगल ही बैटरी है, अपोज करने के लिए कोई भी नहीं है, ये आ जाएगा करंट। फिर क्या पूछा है, secondary cell after long use has the EMF of 1.9. इतना कम हो जाता है लॉन्ग यूज के बाद, 3 चल जाती है, चेंज करनी पड़ती है। तो 1.9 वोल्ट हो गई। पहले 2 वोल्ट था, वोल्टेज भी ड्रॉप हुआ, इंटरनेशनल तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है केमिकल रिएक्शन से, इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम करंट। तो पहले तो करंट अच्छा खासा होगा, इसमें देखो कितना आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। यहाँ पे देखो तो ये तो बहुत कम आएगा, 0.00 समथिंग आ जाएगा, है ना? तो उसमें पूछा है could the cell drive the starter motor of car? No, कार स्टार्टिंग नहीं होगी, टू व्हीलर होगा वो भी नहीं होगी, इतने ज्यादा हाई इंटरनेशनल से चेंज करनी पड़ती। ज्यादा से ज्यादा लाइफ 4 साल ही होती, 3-4, आजकल अच्छी बैटरी आ गई, 5-6 साल की लाइफ होती है उनकी, उसके बाद ही चेंज करना पड़ता। तो ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं ये पार्ट। क्लियर सो फार, थिंग्स आर ऑल राइट, अंडर कंट्रोल। एक ये क्वेश्चन भी आई वांट टू एक्सप्लेन यू, बिकॉज ये थोड़ा अलग सा है। ये सपोज अभी रेजिस्टेंस में तो नहीं आने के चाहिए, बट कैपेसिटर में आ गया तो कैसे करेंगे, है ना? तो एटलीस्ट हमें मेथड पता होना चाहिए इसका करने का। वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो रहने वाला ये, बट कैपेसिटर अपने कोर्स में उसमें अगर ऐसे आ गया, बस फार्मूले चेंज हो जाए। कैपेसिटर में Q इज इक्वल टू CV लगता है, यहाँ पर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR लगता है। उसमें कैपेसिटेंस के फार्मूले से करेंगे, यहाँ पे हम ओम्स लॉ से करेंगे। देखते हैं इसको। switch S is closed in the circuit, current pass through it, इसमें से करंट कितना जाएगा नीचे। तो अगर हमें यहाँ का वोल्टेज पता लग गया तो हम यहाँ इतने पार्ट के लिए ओम्स लॉ लगा लेंगे। तो स्विच को तो बंद करके रखते हैं, स्विच को हम परमानेंट क्लोज कर देते हैं अभी, ठीक है। तो अभी यहाँ का V निकाल लेते हैं, जंक्शन का V, फिर हम ओम्स लॉ लगा लेंगे। ये क्या है, अर्थिंग है, अर्थिंग का 0 आ जाएगा। यहाँ का सपोज 9 वोल्ट आ गया,
ये लगा लेंगे यहाँ पर सपोज 8 वोल्ट आ गया, कुछ 8 या 9, तो यहाँ पर 8 माइनस 0 अपॉन 2, तो इस तरह से करंट आ जाएगा I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ये अलग कैसे निकाले, बीच का जंक्शन का वोल्टेज कैसे निकाले, उसका ओम्स लॉ से करंट आ जाएगा। बोलो, हाउ टू गेट द potential of point V, potential of junction that is V। तो थोड़ी देर के लिए हमने समझ लिया कि V सबसे कम वोल्टेज पर है, तो यहाँ वाला करंट I1 इधर से I2 इधर से I3, सारे करंट इसकी तरफ आ रहे हैं। हमने क्या माना कि V जो है सबसे कम वोल्ट पे है, ठीक है, तो किरचॉफ लॉ से सारे करंट इसकी तरफ आ जाएंगे। तो किरचॉफ लॉ क्या बोलता है, I1, ये यही तरीका बेटर है, बाकी तुम अपना दिमाग लगाओगे कि अरे ये करंट या V5 से ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, फिर उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर तुम्हारी मिस्टेक भी। सोच लो कि V सबसे कम है, सारे करंट इसकी तरफ आ रहे हैं, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल की तरफ आएंगे, तो I1 प्लस I2, किरचॉफ लॉ क्या बोलता है, करंट अप्रोचिंग इज करंट लीविंग, अप्रोच ही हो रहा है, लीव तो कोई कर ही नहीं रहा है, राइट साइड में 0 आ गया। अभी ओम्स लॉ लगाएंगे, I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R, तो यहाँ करंट जब इधर से इधर आ रहा है तो 20 वोल्ट ज्यादा होगा, तो 20 माइनस V अपॉन R, ओम्स लॉ है, I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, इसका कितना है 2। ऐसे कि सेकंड ब्रांच का 5 ज्यादा है, 5 माइनस V, 5 से V की तरफ हमने एरो दिखाया करंट का I2 का, डिवाइड बाई इट्स रेजिस्टेंस 4। फिर थर्ड वाले में 0 ज्यादा है, तो 0 से V की तरफ आएगा ऊपर, रेजिस्टेंस कितना है वहां का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने V को सबसे कम माना, इसीलिए सारे करंट उसकी तरफ जा रहे हैं, तो हमने अपने एजम्पशन के अकॉर्डिंग ओम्स लॉ लगाया, तो इसलिए अपना V करेक्ट आएगा, हमने एज्यूम किया और वैसे ही इक्वेशन बनाई, तो इसलिए अपना आंसर V सही आएगा, ठीक है। सॉल्व कर लो, देखो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 40 माइनस, 45 minus 5V। हाँ नीचे 2 है तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा एलसीएम में ले लो या जो भी करो, तो यहाँ पे 2 होगा, ऊपर 40 हो जाएगा, माइनस 2V, ये 5 माइनस V प्लस 0 तो छोड़ दो, और माइनस 2V, सही है, माइनस 2V इज इक्वल टू 0। हमने ऊपर 4 से सभी टर्म में मल्टीप्लाई कर लिया, तो फर्स्ट वाले टर्म में 2 था तो ऊपर 2 बचेगा, सेकंड टर्म में 4 कैंसिल हो गया, थर्ड टर्म में भी नीचे 2 है तो ऊपर 2 बचेगा, तो कितना आ रहा है V देखो, 45 9। प्लस 9 आ रहा है, 45 प्लस 5V, यहाँ से V इज इक्वल टू 45/5 9 वोल्ट। तो अभी अपने 9 वोल्ट मिल गया, बस अभी हमें जंक्शन का 9 मिल गया, और हमें नीचे निकालना है इसमें अर्थिंग वाली ब्रांच में 0 में, बीच में रेजिस्टेंस कितना है 2 है, तो बस इसमें करंट चाहिए। अभी हमने अपने अकॉर्डिंग एरो लगा लिए, पहले हमें पता नहीं था V कितना आने वाला है, तो हमने उसको सबसे कम एज्यूम कर लिया। अभी हमें पता है जंक्शन का 9 है, नीचे वाले का 0 है, तो ओम्स लॉ से I3 विल बी, इसमें जो भी सिंबल दो करंट का, अभी तुम सिंबल चेंज भी कर सकते हो, I विल बी 9/2, तो 4.5 एम्पियर। तो ऑप्शन देखेंगे 4.5 है, हाँ पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, क्लियर। तो इस तरीके से ही करेंगे। पहले भी एक्यूरेटली निकाल के फिर एक्यूरेटली करंट की डायरेक्शन बता सकते हैं। गॉट इट? सर वो क्वेश्चन दिखाओ ना, हाँ बोलो। क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट का क्वेश्चन है अपने।
ऑब्जेक्ट असाइनमेंट मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में हमेशा डाला हुआ है ना, उस पर भी अवेलेबल है। और यूट्यूब पे भी किसी भी लेक्चर के लिंक में जाके, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक अवेलेबल है। ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव दोनों ही अवेलेबल है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस का बता देता हूँ मैं। नहीं, ईएमएफ का थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ईएमएफ हमने पढ़ा था ना, उसका थोड़ा सा इंटरनल बैटरी के अंदर क्या मैकेनिज्म होती है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। ये बैटरी है ना, अंदर सेल है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है सर। तो वो क्या करता है, जो अंदर बैटरी का मटेरियल है इलेक्ट्रोलाइट, वो पॉजिटिव चार्जेस को इधर भेजता है पॉजिटिव प्लेट पर, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज को इधर भेजते हैं। पॉजिटिव चार्जेस मतलब क्या है, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो फोर्स लगाता है, फोर्स फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द बैटरी ऑन पॉजिटिव चार्ज, वो फोर्स लगा के इसको पॉजिटिव बनाता है। तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, थोड़ी देर इसके प्लस प्लस इकट्ठे हो जाएंगे, ये माइनस माइनस माइनस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है यहाँ पर। तो वो इसको अपोज करती है, इस पॉजिटिव चार्ज को इधर। इक्विलिब्रियम में बैटरी का फोर्स Q इंटू EB, वर्क डन बाय बैटरी, और बैटरी का फोर्स सॉरी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक का फोर्स F इलेक्ट्रिक। फिर चार्जिंग बंद हो जाती है, जैसे अपन भी चार्जर लगा के रखते हैं, थोड़ी देर के बाद चार्जिंग बंद हो जाती, फुल्ली चार्ज हो जाती, बैलेंस कर लेते हैं एक दूसरे को फिर, है ना। तो ईएमएफ हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये इक्वेशन से आगे सॉल्व करके हम ईएमएफ डिफाइन करते हैं, वर्क डन, ईएमएफ जो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को यहां से लेकर यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ता है, तो दैट इज ईएमएफ ऑफ द सेल। वो सेकंड डेफिनेशन लिखी थी हमने, फर्स्ट डेफिनेशन क्या लिखी थी, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन नो करंट फ्लोस, तो V विल बी इक्वल टू E। करंट फ्लो होगा तो V होगा, बट करंट फ्लो नहीं है तो जो ये इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जब जब हम लोग पोटेंशियोमीटर लगाते हैं तब हमें E मिल जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो अंदर बैटरी के अंदर पॉजिटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट, और बैटरी के बाहर पॉजिटिव चार्ज विल बी मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बैटरी के अंदर अपोजिट डायरेक्शन, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। ये पॉजिटिव, ऐसे तो पॉजिटिव चार्ज होता नहीं, एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन घूमते हैं एक्चुअली। इलेक्ट्रॉन के टर्म में अगर हम जनरली इट इज नॉट डजंट लुक प्रॉपर टू एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि भाई पॉजिटिव चार्ज जो है बैटरी के बाहर से घूम के इधर आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से जाके नेगेटिव अंदर जो है यहाँ आएगा, ऐसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएगा। ठीक है, किरचॉफ लॉ में सेकंड लॉ में हमने लिखा था, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कभी कभी इसमें थोड़ा वेरिएशन कर देते, देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम थोड़ा और डीप में समझते हैं। तो लूप लॉ में क्या होता है,
चेंज ऑफ क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल सम ऑफ द चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 है, और पोटेंशियल डिफरेंस इज एक्सप्लेन एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन भी 0 रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, पर क्लोज लूप में 0 वर्क आता है, क्लोज लूप में 0 वर्क आता है। तो ये इट इज इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेटिव फोर्सेस में भी क्लोज लूप में वर्क डन 0 आता है, तो उसके अकॉर्डिंग है ये। कभी कभी कुछ लोग कुछ उसमें ऐसे भी लिखा जाता है, लूप लॉ फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन by it in any closed loop is 0. So it is based on conservation of energy, but it can also be written like this. Particularly competitive examination में they always search for the variation. ठीक है, ठीक है, ये तो खत्म हो गया। अभी इसका असाइनमेंट देख लेते हैं। इसमें देखो थोड़ा सा असाइनमेंट में शुरू में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक बार देख लेते क्या है, रिवीजन सॉर्ट ऑफ थिंग्स कर लेते, फिर तुम्हारे लिए असाइनमेंट थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखते क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने पहले, ये सब तो कॉमन पॉइंट्स हैं। कंडक्टर के अंदर फील्ड होती है पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से, है ना। करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। उसके पॉइंट्स किए थे, न्यूमेरिकल किए थे। चार्ज निकलना तो आईडीटी से निकाल सकते हैं, या एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ आईटी ग्राफ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हम लोग। करंट डेंसिटी इन द कंडक्टर, करंट पर यूनिट एरिया से डिफाइन करते हैं ना, इसके न्यूमेरिकल्स किए हम लोगों ने। करंट डेंसिटी के थोड़े हाई लेवल का क्वेश्चन भी किया था एक हम लोगों ने, वेरिएबल कंडीशन से। तो ये तुम्हारा नॉट इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। बोर्ड के लिए जनरली अवॉइड करती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के 2 फार्मूले पढ़े हम लोगों ने, डेरिवेशन भी देखा था इसका। देखो कई सारे पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी 0 होती, कोई इधर जा रहा है कोई इधर कोई इधर। इवन इफ फील्ड लगाने के बाद भी रैंडम मोशन होता ही, थोड़ी सी डिफ्टिंग रहती फील्ड की तरफ, बट दे कंटिन्यू टू मूव, थोड़ा सा डिफ्टिंग डायरेक्शन हो जाता है, बट कंटिन्यू टू मूव इन द रैंडम डायरेक्शन। कोलिजन के बाद वापस भी आते। तो ये और एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, फोर्स क्या होता है, क्यू ही होता है। तो ये रिलेशन आ जाता है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड में ऐसे लिखते हैं, और E इज इक्वल टू V बाई L होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो ये वाला फार्मूला भी आता है। इसमें कौन कौन से कांस्टेंट्स हैं, ये कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, तो 2 ही वेरिएबल बचे। और इसमें E बाई M को स्पेसिफिक चार्ज भी बोला जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी कंडक्टर में, और लेंथ ज्यादा होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी कंडक्टर की। कंडक्टर की लेंथ अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। टाउ पर कैसे डिपेंड करता है, टाउ क्या है, टाइम, 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम है। हीट अप किया तो जल्दी भागेंगे इलेक्ट्रॉन्स, रैंडम वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जल्दी कोलाइड होंगे तो टाउ कम हो जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाती हीटिंग करने से। ठीक है, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ जस्ट 1 मिनट के बाद। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला बताते हैं, असाइनमेंट फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अगले संडे को तुम्हारा
इसका टेस्ट होगा, इस संडे को दूसरे बैच का है, या फिर मैं हो ही गया तुम्हारा, अभी तो बचा ही नहीं है ना, पेपर विल बी डिफरेंट, 2 पेपर है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो है दूसरा रिलेशन देखो, आई एनएवीडी भी होता है करंट के टर्म में, पहला वाला किसके टर्म में, वोल्टेज के टर्म में। तो आई इक्वल टू एनएवीडी, जब करंट के टर्म में लिखना है, इसका डेरिवेशन भी हमने किया था। एन क्या है इसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो वही हमने इतने इतने वॉल्यूम के चार्ज क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम करंट होता है, उससे यूनिटी मेथड से किया हमने ये, इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग पर सेकंड, इतने वॉल्यूम के क्रॉस हो जाएंगे। डिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, डिफ्ट वेलोसिटी क्या, मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में इतने मीटर क्रॉस हो जाएंगे, इतने मीटर वॉल्यूम के। तो ये 1 सेकंड का वॉल्यूम है, और ये 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब क्रॉस हो जाएंगे। ई से मल्टीप्लाई किया तो चार्ज क्रॉसिंग आ जाएगा, उसी को करंट बोलते हैं। तो ये जो करंट है, अगर दो कंडक्टर अगर सीरीज में करंट सेम रहेगा, तो डिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। अगर दोनों कॉपर के हैं तो एन भी सेम हो जाएगा, एन भी हट जाएगा, वैसे एन पे भी डिपेंड करेगा। बट दोनों सेम मटेरियल किया तो केवल एक ही फैक्टर पे आ जाएंगे हम लोग। जो ज्यादा थिक है उसमें डिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, थिन वाली में ज्यादा रहेगी। लेंथ पर डिपेंड नहीं करता ये, जबकि ऊपर वाला जो फॉर्मूला है जिसमें वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, वो लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। थिन एंड थिक में लेंथ सेम रखी, दोनों को पैरेलल में लगा दो तो सेम डिफ्ट वेलोसिटी रहेगी। दैट्स ऑल, रिवीजन में बाकी तुम्हें आता ही है सब। ये डिफ्ट वेलोसिटी से रेजिस्टिविटी का फार्मूला डिराइव किया था हम लोगों ने, मोबिलिटी डिफाइन की थी, ओम्स लॉ पढ़ा था, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये तो अभी कोर्स में नहीं है, नीचे वाला कार्बन रेजिस्टेंस नहीं है, बाकी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर तो है ही, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का पढ़ा था हम लोगों ने, ओम्स लॉ का दूसरा फार्मूला पढ़ा था। स्ट्रेचिंग वाला आ सकता है, वो कॉम्बिनेशन में काउंट नहीं होगा, स्ट्रेचिंग वाला रेजिस्टेंस के फार्मूले पे बेस है। ये कार्बन रेजिस्टेंस निकाल दो, अभी छोड़ दो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं बोर्ड में एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ठीक है। फिर ये तुम्हारा ईएमएफ के बारे में पढ़ा था, टर्मिनल पोटेंशियल एंड ईएमएफ का रिलेशन पढ़ा था। फिर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है, अभी छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, किरचॉफ लॉ के बारे में पढ़ा है, वो आ सकते क्वेश्चंस। कभी कभी किरचॉफ लॉ के स्टेटमेंट ही पूछते हैं, न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछ लेते हैं। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ा था। ये बाकी तो ये डिवाइसेस है, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, अभी रिसेंटली पढ़े हम लोगों ने, है ना? इसके न्यूमेरिकल भी किए, दोनों एप्लीकेशन पढ़े व्हीटस्टोन ब्रिज के, डिटरमाइनिंग इंटरनेशनल एंड कंपेयरिंग E1 एंड E2। सेंसिटिविटी कल पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट अभी पढ़ा रिसेंटली, आज भी पढ़ा। मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़ी, इसको मैक्सिमम पावर थ्योरम भी बोलते हैं। थियरी पार्ट में अगर बोलेंगे तो मैक्सिमम पावर थ्योरम, बट मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है तुम्हें। चार्जिंग ऑफ सेल के बारे में थियरी पढ़ के न्यूमेरिकल किया, दैट्स ऑल। रिवीजन हो गया पूरा, क्विक रिवीजन इन 2 minutes, दैट्स ऑल। असाइनमेंट नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे जब अपना होगा। तुम लोग ट्राई करो, असाइनमेंट जो नहीं होगा वो पूछना। थैंक यू। Thank you, कर दूं? sir. ओके। Yes, sir.